बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 15 मई पाकिस्तान में जुमे की दोपहर आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 167। अब अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ, जो कि काफ़ी सारी हैं। जैसा कि अमेरिका में एक मेजर डेवलपमेंट हुई है इंडिया से रिलेटेड। इसके साथ ही साथ इस वक्त सदर ट्रंप चाइना में हैं और वहां पर भी मेजर डेवलपमेंट्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन उस सबसे पहले हम पाकिस्तान से चौधरी निज़ामुद्दीन के बारे में खबर रखते हैं और आपको पता चलेगा कि दुनिया भले चांद पर पहुंच जाए, हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की वही टेक्स्ट बुक है, वही गंदी वाली साजिशें हैं और वही गंदी गंदी बातें हैं और गंदे तरीके से लोगों को गंदा करने का जो फ़न है वो चौधरी साहब बार बार इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने कल एक खबर रखी थी और खबर यह थी कि अनमोल उर्फ पिंकी, जो ड्रग्स की, कोकेन की, नशा आवर प्रोडक्ट्स की स्मगलर पकड़ी गई है, उसका इंटरव्यू अब किया गया और उसको टेलीविजन पर चलाया गया। मतलब इंटरव्यू तो नहीं डायरेक्टली, लेकिन उनकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें से इंफॉर्मेशन, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके 800 के करीब कस्टमर्स, ग्राहक थे, जिनमें से 150 कस्टमर ऐसे थे जो पक्के थे, जो बार बार उनसे खरीदते थे। इन 800 में से सिर्फ 2 खुशनसीब पाकिस्तानी सामने आए जिनके नाम रखे गए, मतलब कौम के सामने रखे गए। एक पाकिस्तानी ड्रामा आर्टिस्ट एक्ट्रेस सारा खान और दूसरे पाकिस्तानी ड्रामा आर्टिस्ट एक्टर मुनीब भट्ट। हमें थोड़ा सा इस सारे मामले के ऊपर तशवीश भी हुई और थोड़ा माथा ठनका कि ये दोनों इतने खुशकिस्मत क्यों हैं, क्योंकि ये बात तो अभी तक सभी को पता है कि अनमोल उर्फ पिंकी असल में एक, आप ऐसे ही समझिए कि आप उसे एक मिसाइल समझ लें, एक बम समझ लें, जो बिलावल जरदारी के पीछे लगा दिया है। उसे क्रूज मिसाइल कहना है आपने, जो भी नाम आपने देना है वो दे लें, लेकिन असल में ये एक बम है, एक मिसाइल है जो बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी के पीछे लगा दिया है ताकि वो 28वीं तरमीम चुप करके मान जाएं। तो फिर जाहिर है ये जो अनमोल और पिंकी हैं ये चौधरी साहब के पास हैं, सेक्टर कमांडर इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हमने सोचा कि ये जो ड्रामा एक्ट्रेस सारा खान है और जो भट्ट साहब हैं, मुनीब भट्ट हैं, इन्होंने चौधरी साहब का ऐसा क्या बिगाड़ा है कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में इन दो को चुना है बदनाम करने के लिए। पहले तो जरा सुन लीजिए कि सारा खान साहबा का असल जुर्म क्या है, आपको सुनवाते हैं। उन्होंने चौधरी साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत कर रखी है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया। हम आपको उनका क्लिप सुनवाते हैं जिससे आपको अंदाजा होगा कि सारा खान का नाम पिंकी, जो अनमोल उर्फ पिंकी स्मगलर हैं, उन्होंने क्यों लिया। तो सुनिए सारा खान का वो जुर्म क्या है। आपने एक मरतबा कहा था सारे सियासतदान ड्रामेबाज हैं। बिल्कुल हैं, अभी भी कहती हूँ। तो अगर इमरान खान के अलावा सब ड्रामेबाज। इमरान खान के खिलाफ मैं एक अल्फाज नहीं सुन सकती। अच्छा, सुन लिया आपने। अब आपको सुनवाते हैं मुनीब भट्ट का, उनका भी जुर्म है। जी हाँ, एक तो उनका जुर्म है कि जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन था वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने वीडियो के ऊपर आवाम के सामने फॉर्म 45 और 47 रख दिए थे और बताया था कि कैसे फॉर्म 45 के ऊपर धांधली की जा रही है और रिजल्ट बदले जा रहे हैं। तो ये भी जुर्म बहुत बड़ा था। उसके अलावा उन्होंने भी इमरान खान के बारे में बहुत उम्दा बातें कर रखी हैं। उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। इमरान खान का मैनिफेस्टो जो था, उसका एक जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी थी कि जब उसने बोला था, और ये हर उस इंसान को अच्छी लगेगी जो उस सोच से मुशाबिहत रखता है। उसने एक बात बोली थी कि यार ना मैं कभी किसी के सामने झुकाऊं और ना मैं तुम्हें किसी के सामने झुकने दूंगा। सुन लिया आपने। ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से चौधरी साहब ने पूरे पाकिस्तान के अंदर इन 2 लोगों को चुना। बेचारी सारा खान, जो एक बहुत ही मायानाज एक्ट्रेस हैं, उन्होंने बड़ा नाम बनाया बहुत छोटे अरसे के अंदर। गालिबन सऊदी अरेबिया में वो पैदा हुई थी, इसका मतलब है कि ओवरसीज पाकिस्तानी थी। बाद में पाकिस्तान आई, कराची में उन्होंने ड्रामों में काम करना शुरू किया। मैं तो पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखता, लेकिन आज जब हम इस सारे व्लॉग के लिए तहकीक कर रहे थे तो पता चला कि वो बहुत ही इस वक्त टॉप की जो पाकिस्तान की ड्रामा एक्ट्रेस हैं उनमें उनकी शमूलियत है और लोग उनके ड्रामाज को बहुत देखते हैं और उनकी जो एक्टिंग है उसको बड़ा सराहते हैं। यही कुछ अहवाल जो है वो यंगस्टर मुनीब भट्ट का है। वो भी एक मंजे हुए अदाकार हैं और अपना नाम बना चुके हैं इस पूरी फील्ड के अंदर। लेकिन गौर कीजिए कि हमारे चौधरी साहब का ज़र्फ कितना छोटा है कि एक एक्ट्रेस और एक एक्टर को भी नहीं छोड़ते हैं तो टाउट्स को, और फिर बल्कि छोड़ते नहीं, उनको तमगे देते हैं। आपने कल देखा पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जो इनका टाउट आजम होता है, जो जितना बड़ा टाउट बनता है, उसको ये घेर घार के, याद करें पिछले ही दिनों स्टोरी छपी थी नॉर्वे के अखबार के अंदर
कि एक शख्स जो है जो वहां पर फ्रॉड करके मुबैना तौर पर उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि $50 मिलियन का फ्रॉड किया था और नॉर्वे की पुलिस को वो वांटेड थे। उन्हें एक नहीं 2 दफ़ा इन्होंने तमगाए इम्तियाज़ दिया और अब नॉर्वे की अखबारें लिख रही हैं कि देखें पाकिस्तान के हालात कि जो यहाँ पर फ्रॉड या इस तरह के मामलात के अंदर $50 मिलियन या 50 मिलियन जो भी नॉर्वेजन क्रोन है उसके जो मुजरिम और मुलजिम हैं या वहां पर वांटेड हैं उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो 2-2 सितारा इम्तियाज या जो भी तमगाए हुस्न कारकर्दगी या इम्तियाज वो दे रहे हैं। इसी तरह पूरी दुनिया में ढूंढा जाता है कि कौन सबसे बड़ा फ्रॉड या टाउट मौजूद है ताकि उसको ये तमगे शमगे दें। जो रह जाता है उसको उसी टाइम बता दिया जाता है कि कोई मसला नहीं, अगली बार आपको दे देंगे। तमगे कम है ये तो ऐसे लगता है कि जैसे कहीं पर न्याज बट रही हो तो वो कि आप भी डलवा लें, अगर किसी के पास बर्तन नहीं तो उसे कहते हैं कमीज आगे कर दो, इसी में डाल देते हैं। तो ये सूरत हाल बनी हुई है और हमने कहा कि आपके सामने रखें बात कि सारा खान और मुनीब भट्ट के साथ ये सब कुछ क्यों किया गया। अब आप इस चीज़ को कैसे फेल कर सकते हैं? आप ऐसे फेल कर सकते हैं कि अब आप सारा खान और मुनीब भट्ट को और ज़्यादा देखिए, जब भी कभी उनका ड्रामा देखें उसे सराहें, उसके लिए पोस्ट करें, उन लोगों को प्रमोट करें दोनों को, ताकि चौधरी की जो फस्तायत है, जो चौधरी साहब की बेशर्मी है कि वो एक्टर और एक्ट्रेसेस को भी नहीं छोड़ते, उसका आप मुकाबला कर सकें। उनके पास कोई बंदूक टैंक तोप तो नहीं है, वो तो एक एक्ट्रेस और एक्टर हैं। उनकी ताकत आप बनिए, आपकी आवाज़, आपके अल्फाज, आपकी सोशल मीडिया पोस्ट वो उनकी ताकत बन सकती है। अब आपको समझ आती होगी कि क्यों पाकिस्तान के बहुत सारे सीनियर जूनियर ख़वातीन मर्द एक्टर्स हों, एक्ट्रेसेस हों, क्रिकेटर हों, दूसरे वॉक्स ऑफ लाइफ से जो भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं, वो क्यों या इनके सामने सरेंडर कर जाते हैं या खामोश रहते हैं। उसकी वजह यह है कि उनका जरिया माश भी आप समझते हैं कि उसी इंडस्ट्री से होता है। और अब तो इल्ज़ाम है कि जो ग्रीन चैनल है, ये इल्ज़ाम है कि जो ग्रीन चैनल है वो इन्हीं का चैनल है, यही ड्रामे बनाते हैं। तो अब तो ड्रामे भी यही बनाते हैं और ये भी इल्ज़ाम है कि जो हम टीवी है वो भी इन्हीं के बहुत ज़्यादा ज़ेरे असर है। तो ये जो इल्ज़ामात हैं इनकी रोशनी में अगर आप देखें तो फिर एक्टर का तो फ्यूचर तबाह हो गया अगर वो इनकी मर्जी के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट दे दे। तो अब आपको समझ आई होगी कि अनमोल उर्फ पिंकी ने दौरान तफ्तीश 800 लोगों में से सिर्फ 2 खुश नसीबों की कुरान अंदाजी करके उनका नाम क्यों लिया है। वैसे हमारे चौधरी का कोई टेस्ट नहीं है, मैं मतलब दुश्मनी भी करते हो तो इतने नीचे जाके कि जिसकी आपको सोच खत्म हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर जो आपको देनी है वो अब खबर बल्कि क्या, अब खबर पक चुकी है, मतलब वो अपनी शेप ले चुकी है, अब वो ओवन से बाहर निकालने वाली खबर बन गई है। कंवर दिलशाद साहब बहुत ही सीनियर शख्सियत हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सेक्रेटरी रह चुके हैं। कानूनी मामलात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बल्कि कानूनी और शैतानी दोनों मामलात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आसमा चौधरी साहबा बहुत ही सीनियर पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए उनका इंटरव्यू किया है, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू है, ज़रूर देखिए, उसमें से आपको बहुत कुछ सीखने में मिलेगा। बहुत ही उम्दा सवालात आसमा चौधरी साहब ने पूछे हैं, मतलब इंटेलिजेंट सवालात थे, ताकि उनके जवाबात से आपको पता चले कि अब इस वक्त हो रहे क्या जा रहा है। तो जो कंवर दिलशाद साहब हैं उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बातें की। सबसे पहले तो उन्होंने पढ़ते ही ये कहा है कि उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ये मशवरा दिया है कि वो सदर बन जाएं और वो भी अयूब खान जैसे। उन्होंने उनको कहा कि अयूब खान ऐसे वैसे सदर नहीं थे कोई, वो बहुत ताकतवर सदर थे, आप वैसे नहीं बन सकते, लेकिन चलें सदर तो बन जाएं। उन्होंने कहा वो तो ऐसे फील्ड मार्शल थे कि वो बर्मा की फौज के भी फील्ड मार्शल थे, वो नेपाल की फौज के भी फील्ड मार्शल थे। कहने का मतलब कि उन्होंने भी ऑनरेरी उनको ये उहदा दिया हुआ था। इसका मतलब ये नहीं कि वो जाके बाकायदा वहाँ कमान करते थे। दोस्त ममालिक जो होते हैं वो अपने जो दोस्त ममालिक की अफवाज के लोग होते हैं उन्हें ऐसे ऑनरेरी ओहदे देते हैं। जैसे पाकिस्तान भी बहुत सारे सऊदी अरब और दूसरी जगहों के फौजी अफसरान को मेडल्स देती है, इवन अमेरिका के फौजी अफसरान को भी पाकिस्तान जो है वो मेडल्स देता है, रिकग्निशन देता है। तो ऐसे ही वो बात कर रहे हैं। बहरहाल वो कहते हैं कि वो उससे पहले जो कैबिनेट थी उसके अंदर डिफेंस मिनिस्टर भी थे अयूब खान। तो वो कहते हैं कि अब क्योंकि पूरी दुनिया आपकी तरफ देखती है, सदर ट्रंप आपकी तरफ देखते हैं, हर फैसला साजी के अंदर आप शामिल हैं, तो कंवर दिलशाद कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि आप सदर बने, लेकिन आरिफ अलवी साहब जैसे नहीं, ममनून हुसैन साहब जैसे नहीं, बल्कि बावर्दी डिक्टेटर जैसे आप सदर बने। और फिर उन्होंने अपने मुंह से यह भी कन्फेस कर लिया, उन्होंने लगी लिपटी छोड़े बगैर कंवर दिलशाद साहब ने, जिनको अमूमी तौर पर मिलिट्री जनरल्स का रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया में समझा जाता है, उन्होंने अपने मुंह से कन्फेस कर लिया कि वो बिल्कुल इस वक्त उनका जो अहवाल है पाकिस्तान में वो डिक्टेटर अयूब खान वाला है। वो क्या कहते हैं कंवर दिलशाद साहब, सुनिए। अब हमने तजवीज ये दी है कि जनाब आप सदर बन जाएं और आप सदर बन जाए पूरी यूनिफॉर्म के साथ। आप सदर ना बने आरिफ अलवी, आप सदर ना बने ममनून हुसैन, इस तरह ना बने, आप बने फुल फ्लेज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जैसे फील्ड मार्शल अयूब खान थे।
मैंने ये भी उनको बताया था आसिफ मुनीर साहब को कि फील्ड मार्शल का जो स्टेटस था अयूब खान का, उसके तो आप कहीं नहीं पहुंच सके। वो पाकिस्तान के भी फील्ड मार्शल थे, वो नेपाल की फोर्सेस के भी फील्ड मार्शल थे, अच्छा, वो बर्मा की चीफ के भी फील्ड तो कहीं मार्शल ये थे। ईरान की फोर्सेस के फील्ड मार्शल तो नहीं बन जाएंगे? वो पाकिस्तान की सियासत जो है वो हमेशा एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की शान होती है, जैसे अयूब खान थे या जनरल जियाउल हक साहब थे। मौजूदा सेटअप में सबसे कामयाब तरीन जो है फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब है। अच्छा, आसिफ मुनीर साहब की हैसियत वही है जो 54 में जनरल अयूब खान की थी। जनरल अयूब खान 54 में डिफेंस मिनिस्टर भी थे और ठीक। सारे मामला अयूब खान करते थे। और जिस ठीक। वक्त ये सारे मामला को देखते हुए जो नजर आ रहा है कि फील्ड मार्शल साहब भी इस वक्त बहुत करीब हैं अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के भी, बहुत आर्मी ताकत है ना, वो आर्मी ताकत का सरबराह जो है ट्रम्प, वो तारीफ ही करते हैं फील्ड मार्शल की। तो असल तो जो इज्जत कर रहे हैं वो कर रहे हैं आसिफ मुनीर साहब की, उनके अच्छा। विजन, उनकी ताकत और उनका जो ख्यालात जो उन्होंने इंडिया को शिकस्त दी, वो ठीक। सारी चीजें देखते हुए हमें नजर आ रहा है कि इनको आप सदर पाकिस्तान बना दें ताकि बना ये दें। तमाम इंटरनेशनल सिनेरियो भी ठीक कर लें। सुन लिया आपने, तो कोई कसर रह नहीं गई। वो जो खबर 28वीं तरमीम की आ रही है और जिसके अंदर से ये बातचीत हो रही है कि शायद आसिम मुनीर अब सदर पाकिस्तान बन जाए, वो अब पूरा होता हुआ सब कुछ नजर आ रहा है। अच्छा, वैसे हवा बड़ी अच्छी चली है आजकल। मैं कुछ और, जाहिर है मेरे सामने रिसर्च पे वीडियोस आते हैं, तो अब हर दोस्त ये कह रहा है ये खबर पहले मैंने दी थी, ये खबर पहले मैंने दी थी। हालांकि ये खबर नहीं थी, ये कुछ साल सवा साल पहले एक तस्वीर दिखा के आपको हमने तजिया दिया था। खबर तब हमारी भी नहीं थी। खबर किसके पास होनी थी उस टाइम? तो अभी अरमान और ख्वाब जो थे वो दिल में उठना शुरू हुए थे फील्ड मार्शल के। तो खबर तो तब होती है जब वो हकीकत बन चुकी होती है, उससे पहले तजिया होता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, दोस्तों को खुश हो लेने देते हैं जितने भी दोस्त इस चीज़ को क्लेम करते हैं। आगे बढ़ते हैं इस बात से। अब अगली बात उन्होंने और कर दी। फील्ड मार्शल साहब को तो उन्होंने जो मशवरा देना था दे दिया, और आपको हम बता चुके हैं कि फील्ड मार्शल साहब इस मशवरे पर उन्होंने अमल करना, इसीलिए कंवर दिलशाद साहब को मैदान में उतारा गया है। क्योंकि कंवर दिलशाद साहब तभी ये बातें करते होते हैं जब भी वो करें तो आपने समझ लेना है कि एम कर ली गई है गन, मतलब कि घोड़े पर काठी डाल ली गई है, मतलब कि तैयारी कर ली गई है। अगर अभी तैयारी ना की होती तो फिर कंवर दिलशाद साहब जो है वो अभी इस वक्त मैदान में ना उतारे जाते। अब इसके बाद वो एक और बड़ी दिलचस्प बात करते हैं कंवर दिलशाद। वो कहते हैं कि बिलावल का मामला बहुत नाजुक है। उनसे जब पूछा गया कि क्या जरदारी इस्तीफा दे देंगे या बिलावल रुकावट खड़ी कर देंगे तो फिर वो क्या करेंगे, वो जवाब देते हैं कि बिलावल का मामला बहुत नाजुक है। वो कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस जो 4 पीस हैं, 2 इनकी जमातें बनी हुई हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसके अंडर इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। वो वैसे ही एक अवामी जमात है कह लें या अवामी फोरम है जिसके चेयरमैन बिलावल जरदारी हैं। और फिर एक इन्होंने जमात रजिस्टर्ड करा रखी है इलेक्शन कमीशन के अंदर, 4 पीस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस जो है। अब वो जो पार्लियामेंटेरियंस वाली है उसके अंडर इन्होंने निशान लेकर इलेक्शन लड़ा है और इनके एमएनएस हैं। अब कंवर दिलशाद कहते हैं कि मामला इसलिए नाजुक है कि बिलावल जरदारी जो 3 पीस वाली पीपल्स पार्टी है जो पार्लियामेंट के बाहर है उसके चेयरमैन है, और जो पार्लियामेंट के अंदर पीपल्स पार्टी है, ये 2 जमातें अलग अलग जो रजिस्टर्ड करवाई हैं। एक सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और दूसरी जमात के आखिर पर पार्लियामेंटेरियंस भी अजाफी लफ्ज लग जाता है, तो वो 4 पीस है। तो वो जो 4 पीस वाली पार्टी है वो पार्लियामेंट के अंदर और बिलावल उसके वाइस चेयरमैन है। वो कहते हैं कि एक बंदा 2 पार्टीज के अंदर ओहदा नहीं रख सकता, इसलिए बिलावल जरदारी तो फौरन डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके साथ वो एक और इंटरेस्टिंग बात सुनाते हैं। वो कहते हैं कि पिछली सदारत के टेन्योर में आसिफ जरदारी हर दूसरे दिन पीपल्स पार्टी का इजलास करते थे। लाहौर हाई कोर्ट में उनके खिलाफ एक रिट हो गई कि ये तो दूसरे दिन पीपल्स पार्टी का इजलास करते हैं, तो अदालत ने कहा कि इन्हें डिस्क्वालीफाई करते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो उन्होंने जाके अदालत में ये जवाब जमा करवाया कि ये पीपल्स पार्टी जो है ये कोई जमात थोड़ी, ये तो एनजीओ है जिसका हम जो इजलास करते हैं। ये 3 पीस वाली पीपल्स पार्टी की बात हो रही है जिसके चेयरमैन इस वक्त बिलावल जरदारी हैं, और जो 4 पीस वाली है जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है उसके वो वाइस चेयरमैन है इस वक्त बिलावल जरदारी। याद रहे कि पिछली दफा जब आसिफ जरदारी सदर बने थे तब भी सूरत हाल यही थी। 3 पीस वाली जो पीपल्स पार्टी थी वो पार्लियामेंट के बाहर थी और 4 वाली जो थी उनके एमएनएस थे वो पार्लियामेंट के अंदर थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो 3 पीस वाली पीपल्स पार्टी ये तो एनजीओ है, अपनी जान छुड़वाई थी। इस पर कंवर दिलशाद साहब क्या कहते हैं, सुनिए। मैं बताऊं, बिलावल का तो बहुत नाजुक मामला है। बिलावल तो की जो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो तो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है। असल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस जिसके सरबराह हैं आसिफ जरदारी। तो ये बाकी तो बड़ा नाम भी चल रहा है ना, तो दोनों पार्टियों का बंदा बना हुआ है। बिलावल जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी का चेयरमैन और पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन का को चेयरपर्सन। ये इलेक्शन एक्ट सेक्शन 205 के खिलाफ है। अब ये अगर रिट है, अभी सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल हो, 3 साल से रिट जो है
पेंडिंग में पड़ी हुई है, और वो अगर सामने आ गई तो वो वैसे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कौन है बिलावल हो जाएगा वो दो पार्टी को तो नहीं बन सकता ना सेक्शन 205 के तहत इलेक्शन एक्ट के तहत, एक पार्टी तो अभी ना। सुन लिया आपने। इससे अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि मामला कितना संगीन हो गया है। कंवर दिलशाद साहब लंगोट करके मैदान में उतर चुके हैं, आसिम मुनीर साहब को भी मशवरा दे चुके हैं, और आसिम मुनीर साहब का जवाब लेकर वो अब पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हाफिज साहब आ रहे हैं। और वो जो कहते थे ना कि हाफिज जी तुन के रखो, अब मैंने उनसे पूछना है कि कितना तुन के रखें, क्योंकि अब मौका आ गया है कि हाफिज जी के सामने वो आ गए हैं। अब हाफिज जी ने तुनना है, और उनकी जो चीखें और उनकी जो बातें हैं वो आसमान से बातें करेंगी। तो जब वो काम शुरू होगा तो आपने और हमने उनसे मिल के पूछना है कि क्या हाफिज जी ने तुन के रखा है या और तुन के रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं, और वो भी इसी में से निकलती है, और वो अब महर बुखारी साहबा इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही हैं, और वो कहती हैं कि अगर पीपल्स पार्टी ने 28वीं तरमीम पर लचक दिखाने के लिए तैयार ना हुई, मतलब लचक ना दिखाई, फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाई, मतलब घुटने ना टेके, तो सिंध में मुतबादल हुकूमत लाने पर काफ़ी अरसे से काम हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ज़रा गौर कीजिए कि वो कह रही हैं कि अगर इन्होंने घुटने ना टेके तो जो सिंध में हम सोचते हैं कि चले फेडरल गवर्नमेंट में तो पीपल्स पार्टी है नहीं, गवर्नर शवर्नर हैं और आसिफ जरदारी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे वो छीन लिए जाएंगे। वो कहती हैं नहीं, जो सूबाई हुकूमत है सिंध में वो भी छीन ली जाएगी। और अगली अब आप खबर सुनिएगा तो उससे अंदाज़ा होगा आपको कि क्या कुछ किया जा रहा है। वो अगली खबर जो है वो रिजवान गिलजई साहब की है। वो कहते हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद से, वो कहते हैं कि 28वीं तरमीम में सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करके एपलेट कोर्ट का दर्जा दे दिया जाएगा और इसे सूबों को भेज दिया जाएगा, मतलब एक किस्म की हाई कोर्ट बना के सूबों को दे दी जाएगी। सूबों से आए हुए जजेस को भी वहीं पर वापस भेज दिया जाएगा, और वफाक के अंदर सिर्फ आईनी अदालत होगी। एक और तजवीज़ भी ज़ेरे नज़र है या सामने है इस वक्त कि अगर कोई सूबा ठीक से काम नहीं कर रहा, ये याद कीजिए 3 या 4 दिन पहले हमने ये खबर आपके सामने रखी थी, अब उसे रिजवान गिलजई कंफर्म कर रहे हैं अपने सोर्सेज से, इस्लामाबाद से ऑन ग्राउंड बड़े मोतबर रिपोर्टर हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई सूबा ठीक से काम नहीं कर रहा और गवर्नर राज लगाना है तो आईनी अदालत गवर्नर राज लगाने का हक रख सकती है। रिजवान गिलजई, याद कीजिए 4 से 5 दिन पहले हमने आपको जो चीज़ें बताई थी 3-4 चीदा उनमें यह भी थी कि आईनी अदालत को गवर्नर राज लगाने का इख्तियार जो है वो दे दिया जाएगा। अब ज़रा इसको मिला लें महर बुखारी साहबा की जो खबर है उसके साथ, जिसमें वो कहती हैं कि अगर लचक ना दिखाई, वैसे तो बड़े ही लचकदार हैं अपने बिलावल जरदारी साहब, पता नहीं अब फील्ड मार्शल साहब को और कितनी की लचक चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि अगर लचक ना दिखाई तो फिर लचक पैदा करने के लिए वो सूबे की गवर्नमेंट भी इनसे छीन सकते हैं। और उसके लिए देख लीजिए आईनी अदालत में कौन कौन से इंतजामात हो रहे हैं, वो रिजवान गिलजई हमें बता रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कल बिलावल जरदारी साहब ने जो शाजिया मरी को डांट डपट कर दी, आपको पता है, वो हम आपको वीडियो भी दिखा चुके हैं पिछले व्लॉग में, उस पर बहुत तबसरे हो रहे थे, तो सोशल मीडिया पर भुट्टो साहब के चर्चे शुरू हो गए। सब ने कहा कि ये जो बिलावल जरदारी साहब ने कल शाजिया मरी साहबा को इंसल्ट किया है, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नया काम नहीं, और खुसूसी तौर पर पीपल्स पार्टी की इनके नाना भी ऐसे ही करते थे। ये ज़रा सुनिए जो किताबों के अंदर लिखा है, उस वक्त की जो किताबें छपी हैं और जो कुछ चशमदीद गवाह हैं जिन्होंने किताबें लिखी। वो कहते हैं कि किस्सा कुछ यूं था कि एक रात एक डिनर पर मदू थे, जिसमें भुट्टो साहब ने भी शरीक होना था। जब रात के 12 बज गए और भुट्टो साहब के इंतज़ार में डिनर शुरू नहीं हुआ तो वो थक गए। ये बात हो रही है J.A. रहीम की, जो भुट्टो साहब के करीबी साथी थे। तो J.A. रहीम साहब थक गए और ज़्यादा इंतज़ार ना कर सके, और वो ये कहते हुए महफिल से उठ के चले गए कि भुट्टो खुद को क्या समझता है, क्या वो लाड़काना का राजा है। भुट्टो को J.A. रहीम के महफिल से यूं उठकर चले जाने की खबर दी गई, और लगाई बुझाई करने वालों ने इसको और ज़्यादा नमक मिर्च लगाकर बयान किया तो भुट्टो साहब तैश में आ गए और हुक्म दिया कि J.A. रहीम को सबक सिखाया जाए। मुअम्मर वज़ीर, वो उस वक्त 68 ईयर शायद उनकी उम्र थी J.A. रहीम साहब की, उनको और उनके बेटे को आधी रात को घर से उठाकर एक मकान में नज़रबंद कर दिया गया, जहां उन पर शर्मनाक तरीके से तशद्दुद किया गया। J.A. रहीम की नाक में मंशियात ठूंसी गई और उनके सामने उनके बेटे से जिनसी ज्यादती की गई। J.A. रहीम पुराने दोस्त के हाथों पहुंचने वाली इस अजियत और तजलील को बर्दाश्त नहीं कर सके और थोड़े ही दिन में इंतकाल कर गए। ये आपको इसलिए बताना ज़रूरी है कि भुट्टो साहब चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो भी आधे से ज़्यादा चौधरी निज़ामुद्दीन थे। पाकिस्तान तोड़ने में हाथ अगर उस वक्त असल वाले चौधरी निज़ामुद्दीन मीन उस वक्त के आर्मी चीफ याया खान का था, तो भुट्टो साहब भी कम नहीं थे।
जाहिर है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं है, लेकिन वो साथ साथ थे। जैसे आज शहबाज शरीफ को आप किसी सूरत भी या मरियम को किसी चीज़ में से आप माइनस नहीं कर सकते, मीन्स जिम्मेदारी इनकी भी है, जुर्म इनका भी है जो कुछ ये आसिम मुनीर के साथ मिलकर कर रहे हैं। भुट्टो साहब इनसे थोड़े से ज़्यादा बाइख्तियार थे। फिर जब उनको हुकूमत मिल गई तो उन्होंने भी अपनी फोर्स बनाई थी और एक तशद्दुद करने के लिए वीगो डाला टाइप फोर्स बनाई थी, जो लोगों को उठा लेती थी, उन पर तशद्दुद करती थी और अपने मुखालफिन के ऊपर ज़मीन तंग कर दी थी। इसलिए कई लोग नादान जो सारे ज़माने की तारीख को नहीं समझते या उस ज़माने को नहीं समझते, वो कई दफ़ा इमरान खान और भुट्टो साहब का तकाबली जायज़ा लेते हैं और कहते हैं या मुआवजना करते हैं और कहते हैं कि दोनों एक तरह के पॉपुलर थे। ऐसा नहीं था। भुट्टो साहब, इसमें कोई शक नहीं कि पॉपुलर थे, लेकिन भुट्टो साहब से नफरत करने वाले लोग भी उतने ही थे। जैसा मैंने आपको कहा कि वो बहुत मुतशद्दद पॉलिसी को जारी रखे हुए थे। वो अपने मुखालफिन को कत्ल भी करवा देते थे, उठवा भी लेते थे, तशद्दुद भी करवाते थे और बहुत जुल्म करते थे, जिसकी वजह से कम से कम 30 से 40% उनके खिलाफ पॉपुलेशन भी थी और लीडरशिप भी थी। मतलब कि अवाम थी, अकेली लीडरशिप नहीं फिर रही थी, उस लीडरशिप के पीछे अवाम थी जो 30 से 40% थी। और फिर जाहिर है भुट्टो साहब की भी अपनी 40 नहीं तो 50% कर लें, बेशक आप उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा कर लें, और पीछे जो 10-20% थे वो न्यूट्रल लोग थे। इमरान खान वाला मामला नहीं है कि 90% के करीब अवाम उनके साथ खड़ी है, और इमरान खान का बदतरीन दुश्मन भी ये नहीं कहता कि इमरान खान ने अपने ज़माने में अपने किसी सियासी जो हरीफ है उसके ऊपर पुलिस कशी इस तरह से करवाई है, किसी को कत्ल करवाया, किसी के ऊपर जुल्म करवाया, किसी पर तशद्दुद करवाया है। तो वो कोई अगर कह दे हाँ जनरल बाजवा ने जो चंद लोगों के साथ अपने हिसाब बराबर किए या डील लेने के लिए, एक्सटेंशन लेने के लिए जो कुछ किया, वो आप सबके सामने है। और वो 78-80 साल में कभी भी हमारी एजेंसीज बाज नहीं आई। आइंदा भी जब तक एक मुकम्मल इंडिपेंडेंट हुकूमत नहीं आएगी, मुकम्मल बाख्तियार हुकूमत नहीं आएगी जिसके पास ये मैंडेट होगा कि वो ये मिलिट्री जर्नल्स की इन्वॉल्वमेंट को बंद कर सके, तो ये इन्वॉल्वमेंट जारी और सारी रहेगी और इल्ज़ाम सारे का सारा उस वक्त के डेमोक्रेटिक जो भी शख्स बैठा होगा या सिविलियन बैठा होगा उसके सर धर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपके सामने रखना ज़रूरी थी ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये जो आप एक मुआवजा कर देते हैं भुट्टो साहब का, हाँ भुट्टो साहब के साथ ज़्यादती हुई, उन्हें फांसी दी गई, उनके साथ बहुत जुल्म हुआ, हम उस पर उनके साथ हैं, सपोर्ट करते हैं और उस जुल्म के खिलाफ आज भी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन भुट्टो साहब का किसी सूरत भी इमरान खान के साथ मुआवजा नहीं बनता। भुट्टो साहब एक फ्यूडल थे, भुट्टो साहब जालिम भी थे बहुत सारे। इमरान खान तो सादा दिल आदमी हैं, उनसे ऐसा किसी के खिलाफ न दुश्मन के साथ न दोस्त के साथ ऐसा काम नहीं हुआ। अब क्विकली ज़रा सदर ट्रंप का जो चाइना का दौरा है, मैं ज़रा तेज़ चल रहा हूँ आज क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा हैं और आप में से कई लोग कहते हैं कि आप 20 ही मिनट का वीलॉग किया करें। मुझे समझ नहीं कि अगर सारी खबरें कवर करनी होती हैं तो वो 20 मिनट में कैसे हो सकती हैं। इतनी तेज़ी से कवर करने के बावजूद अगर खबरें रह जाएं तो मेरा मशवरा उन दोस्तों का है कि जो 20 मिनट देखना चाहते हैं, वक्त 20 मिनट होता है, वो 20 मिनट के बाद बंद करके फिर कोई और काम कर लें और जब काम मिले तब देख लें या फिर अगला व्लॉग देखें। अब हमारी कोशिश पूरी होती है कि हम उसे जल्दी मुकम्मल करें, लेकिन हर दफ़ा कर नहीं पाते। तो एक तो जो चाइना का विजिट है उसमें जो चीदा बातें, एक तो ये तस्वीर देखिए टेबल पर जो बैठी हैं दोनों पार्टीज। अब पूरा इंटरनेशनल मीडिया पूछ रहा है कि इसमें एक भी औरत नहीं है, औरतों की रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं है, औरतों की हकूक के जो चैंपियन हैं, अमेरिका की बात हो रही है और फिर चाइना की तरफ से भी, दोनों सूरतों दोनों तरफ से एक भी खातून जो है वो टेबल पर नहीं बैठी। भारत इत्तफाक, ये इत्तफाक तो नहीं हो सकता, या इत्तफाक ही कह लें, इत्तफाक ही हुआ है, इस पर हम क्या कहें। फिर अब फॉक्स न्यूज़ अब ये रिपोर्ट कर रहा है कि जितने लोग भी वहाँ गए हैं सदर ट्रंप के साथ, वो डिजिटल लॉकडाउन की मामले में गए। मसलन वो अपने लैपटॉप साथ नहीं लेके गए, उन्हें डर है कि चाइना उनके लैपटॉप्स को हैक कर लेगा। ये एलॉन मस्क और जितने भी उनके साथ हाई पावर डेलीगेशन गया है, वो बड़े टॉप बिजनेसमैन हों या उनके अपने ऑफिशियल्स हों, वो मोबाइल फ़ोन भी नॉर्मल नहीं लेकर गए जो स्मार्टफोन होते हैं, बल्कि नंबरों वाले फ़ोन लेके गए हैं, वो कीपैड वाले, जो पुराने फ़ोन जिनके अंदर इंटरनेट नहीं होता, और उनको इस्तेमाल करने के बाद ज़ाया कर देंगे। फिर उन्हें यह भी बताया गया कि अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल फ़ोन वहाँ USB से कहीं पर भी चार्ज नहीं करना। वो जिस भी जगह पर आप चार्ज करेंगे उसको वो जूस जैकिंग कहते हैं, वो जूस जैकिंग कर लेंगे आपके फ़ोन को, वो जो आप चार्जर लगाएंगे उसी में से आपका डाटा जो है वो सारा बाहर निकाल देंगे। तो उनको ये बताया गया है कि आपके ऊपर हैकिंग का बहुत प्रेशर है, आपने बड़े ख्याल के साथ वहाँ पर अपने आप को कंडक्ट करना है। फिर जो चीनी सदर हैं उन्होंने सदर ट्रंप कहते हैं कि मुझे बताया कि हम ईरान को बिल्कुल कोई असलहा नहीं देंगे, आप परेशान ना हो, हम ईरान को कोई ऐसा जंग के दौरान असलहा सप्लाई नहीं करेंगे। उन्होंने ये उनको एश्योरेंस दी है। फिर आपको पता है ताइवान को सपोर्ट करता है अमेरिका कई तरीक़ों से, और हाल ही में अमेरिका ने एक 11 अरब डॉलर असलहा बेचने की एक डील भी अमेरिका के साथ, अपना ताइवान के साथ अमेरिका ने की हुई है।
अब चाइना को उस पर बहुत खदशात हैं कि आप वो असलहा उनको ना बेचें। देखते हैं कि अब अमेरिका उस असले को अभी भी बेचता है कि नहीं। दूसरी तरफ जो ताइवान की गवर्नमेंट है उनको ये खदशा है कि कहीं सदर ट्रंप को कोई बहुत अच्छी डील ना मिल जाए चाइना से और सदर ट्रंप हमारे मफादात को ही ना बेच डालें। चाइना की गवर्नमेंट ने कहा कि उन्हें बड़ा डर है कि कहीं हमारे जो मफादात हैं उन पर अपनी कारोबारी डील में सदर ट्रंप जो है वो चाइना के साथ करके हमारा समझौता ना कर दें। उन्हें इसके ऊपर बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर पाकिस्तान को भी ये सीखने की ज़रूरत है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कैसे चलते हैं। चाइना के अवाम, आपको पता है कि चाइना और अमेरिका की ठनी हुई है। इसका मतलब ये है कि चाइना के अवाम की भी तो कोई ना कोई नापसंदीदगी होगी ना अमेरिका की तरफ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इस वक्त हरीफ हैं। लेकिन चाइना की आवाम सड़कों पर आई है निकल के सदर ट्रंप को वेलकम करने, देखने, तालियां बजाने। ये डिप्लोमेसी का हिस्सा होता है। हमारे यहाँ मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को प्ले कार्ड देकर कहा जाता है कि असेंबली के अंदर फिरें और कहें कि अमेरिका मुर्दाबाद। उसके नतायज, उसकी ट्रांसलेशन जो भी निकले, अमेरिका पहुंचे, पूरी दुनिया उसके ऊपर कितना एक्सट्रीमिस्ट सोचे उस पार्टी के बारे में। जो जेल में अंदर लीडर है उसको उसका जो भी नुकसान पहुंचे उससे कोई लेना देना नहीं। अमूमी तौर पर सड़क, बाजार, गली में भी हमारे लोगों का यही रवैया है कि बस चुक दो, बातों की हद तक चुक दो, भले कर कुछ ना सकें, बस बातों की हद तक चुक दो। कौमी जो काम होते हैं उनमें बड़े वकार से पेश आते हैं। जैसे देखिए चाइना, वो पूरा आडा भी लगा रहा है, जैसे पंजाबी में कहते हैं, मतलब पूरा फड्डा भी कर रहा है। और जहां पर रिस्पेक्ट ऑफर करने की जरूरत होती है वहां चाइनीज गवर्नमेंट और उनकी आवाम मिलकर वो रिस्पेक्ट भी ऑफर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी एक नेशनल डिसिप्लिन जो है, एक कौमी डिसिप्लिन जो है, तंजीम जो है कौमी, वो सीखने की बहुत ज्यादा यहां जरूरत है चाइना से। आगे बढ़ते हैं अगली खबर।